जय हिंद दोस्तों, क्या हाल चाल। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे, अपनी पढ़ाई का, अपनी हेल्थ का और अपनी फैमिली का ध्यान अच्छी तरह से रख रहे होंगे। मैं प्रिंस कुमार आप सबका तहे दिल से स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है NCERT बाई प्रिंस कुमार। दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को बहुत ही कमाल चीज़ या बहुत ही कमाल टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, ये टॉपिक जो है आपको ज़िंदगी भर याद रहने वाला है। तो देखिए, इस टॉपिक के अंदर जो है हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। इस टॉपिक के अंदर हम लोग पढ़ेंगे फसल उत्पादन एवं प्रबंधन। तो दोस्तों, हम लोग अपने पूरे जीवन के अंदर जो है हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है, हम लोग तरह तरह के भोजन करते हैं अपने पूरे जीवन के अंदर। तीज त्यौहार पड़ता है तो खूब पकवान वगैरह खाते हैं। ठीक है, तो आखिर ये जो भी हम लोग भोजन करते हैं उसके अंदर जो फसलें होती हैं, ठीक है, ये फसलें कौन उगाता है? कभी आप लोगों ने सोचा ऐसा कि भाई ये फसलें कौन उगाता है? फसलें कितने प्रकार की होती हैं? फसलों को उगाने का कौन कौन सी फसल को कौन कौन से महीने के अंदर उगाया जाता है? किस फसल को कितना पानी की ज़रूरत होती है? ये तमाम चीज़ें मैं आप लोग को जो है इस चैप्टर के अंदर बताने वाला हूँ दोस्तों। तो अगर आप लोग यहाँ तक आ चुके हैं तो प्लीज़ चैप्टर तक बने रहिएगा, आप लोग को बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलने वाली है दोस्तों। ठीक है, और मेरे यूट्यूब चैनल को जिसका नाम है दोस्तों NCERT बाई प्रिंस कुमार, उसको सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, ताकि मैं आपके लिए इसी तरह से इंटरेस्टिंग वीडियोज़ बनाता रहूँ। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का ये चैप्टर जिसका नाम है फसल उत्पादन एवं प्रबंधन। ठीक है, कि फसल का उत्पादन कौन करता है, उसका प्रबंधन कैसे कैसे होता है। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग शुरू करने वाले हैं इसके अंदर। देखिए, सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे यहाँ से। देखिए, क्या हो गया कि भैया ग्रीष्म काल में यानी कि गर्मी की छुट्टियों में जो है पहेली एवं बुझो जो है, ये दोनों भाई बहन हैं। ये कहाँ गए? अपने चाचा के घर गए। कहाँ गए दोस्तों? अपने चाचा के घर गए। और उनके चाचा क्या थे? किसान थे। एक दिन उन्होंने खेत में कुछ औजार देखे दोस्तों, जैसे खुरपी, दराती, बेलचा, हल इत्यादि। अब इनके मन में आ गया जिज्ञासा कि भैया ये जो खुरपी है, दराती है, बेलचा है, हल है, इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो उन्होंने अपने चाचा से ये सवाल पूछा कि चाचा चाचा, ये जो खुरपी है, दराती है, बेलचा है, हल है, इसका उपयोग कहाँ पर किया जाता है? तो फिर उसके चाचा जो है बूझो एवं पहले की वो कहानी शुरू करते हैं। उनको वो समझाना शुरू करते हैं कि भैया इनका जो उपयोग किया जाता है खेतों के अंदर किया जाता है। वो बोलते कैसे खेतों के अंदर किया जाता है? तो चाचा समझाते हैं कि बच्चे, आप लोग जो भोजन करते हो ना, जिसके अंदर आप दाल खाते हो, अनाज खाते हो, गेहूँ खाते हो, ये तमाम चीज़ें जो हैं ये खेतों के अंदर उगाई जाती है। कहाँ उगाई जाती है दोस्तों? खेतों के अंदर। और खेतों के अंदर उगाने के लिए इस खुरपी का, दराती का, बेलचा का, हल इत्यादि का उपयोग किया जाता है ज़मीन को खनने के लिए, खोदने के लिए। तभी उसके अंदर बीज डाला जाता है। फिर बीज डाला जाता है, उसके बाद में फिर उसको पानी दिया जाता है, फिर बीज बड़ा होता है, फसल बनता है, फिर वो आपको अनाज देता है, फिर वो अनाज टूट करके मंडियों के अंदर जाता है, फिर आप गेहूँ बनता है, फिर आप लोग वहाँ से आटा वगैरह इसका खाते हो। तो ये इस तरह से उनके चाचा ने जो है समझाया बूझो पहली को। लेकिन हमको ऐसे तो समझना नहीं है, हम तो आपको बढ़िया तरीके से समझाएंगे, एक एक पॉइंट को अच्छी तरह से समझाएंगे। तो इसलिए कहता हूँ कि आप लोग बने रहिए मेरे यूट्यूब चैनल पे। अगर आप लोग यहाँ तक आ चुके हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, और आपको इसी तरह से इंटरेस्टिंग वीडियोज़ में बनाता रहूँगा। ठीक है दोस्तों? हाँ, तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। देखिए, सभी सजीवों को भोजन की आवश्यकता होती है। सजीव का मतलब क्या होता है दोस्तों? सजीव का मतलब होता है जिसके अंदर क्या होती है? जान होती है। तो जिसके अंदर जान होगी उसको भोजन की जरूरत पड़ेगी, चाहे पेड़ हो, चाहे जानवर हो, चाहे इंसान हो। ठीक है, सबको खाने की जरूरत पड़ेगी। वो अलग बात है कि सबका खाना अलग अलग होता है। जैसे हम लोग हैं तो हम लोग क्या खाते हैं? हम लोग दाल, चावल, रोटी, ठीक है, ये सब चीज़ें खाते हैं। पेड़ पौधे क्या खाते हैं? पेड़ पौधे तो खाना खा नहीं पाएंगे, तो उनका खाना अलग होता है। वो लोग प्रकाश संश्लेषण से जो है अपना खाना बनाते हैं। उसी तरह से जानवर जो होते हैं, जैसे गाय हो गई तो बेचारी घास चरती है। ठीक है, तो इस तरह से जितने भी सजीव होते हैं उनको क्या जरूरत पड़ती है? उनको भोजन की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो देखो, पौधे अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं। देखो, भगवान को पता था कि भैया जो है इंसान इतना मतलबी है कि वो तो अपना खाना तो खाएगा ही खाएगा, दूसरों का खाना भी छीन लेगा। इसलिए भगवान ने जो है पेड़ों को वो शक्ति दे रखी है कि वो इंसानों के ऊपर निर्भर ना रह करके वो खाना अपना स्वयं बना सकते हैं। ठीक है, तो भगवान ने जो है एक तरह से ये वरदान दिया है पेड़ पौधों को कि वो अपना खाना स्वयं बनाएंगे, वो आत्मनिर्भर रहेंगे, इंसानों से उनको जो है कोई मतलब नहीं है। ठीक है, उसके बाद में देखिए, हर पौधा अपना भोजन किस प्रकार संश्लेषित करते हैं? मनुष्य सहित सभी जंतु भोजन बनाने में असमर्थ हैं। अब देखो, भगवान को पता था कि जो इंसान है वो एक नंबर का बेवकूफ़ है, हाँ, एक नंबर का लालची इंसान है। इसलिए भगवान ने बोला कि जाओ, तुम धरती पे जाओ और अपना खाना स्वयं बनाओ, खुद खेती करो, खुद फसल उगाओ। तब तुमको पता चलेगा कि भाई फसल उगाना कितना मुश्किल काम होता है, एक अनाज उगाना कितना मुश्किल काम होता है। इसलिए तो देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है
यहाँ पर लिखा हुआ है दोस्तों कि मनुष्य सहित सभी जंतु भोजन बनाने में क्या होते हैं, असमर्थ होते हैं। तो जंतुओं को भोजन का स्रोत क्या है, ठीक है। हाँ ठीक है दोस्तों, देखिए अब सवाल यहाँ पर है कि हम लोग भोजन क्यों खाते हैं। तो देखो भोजन आप जानते हैं कि सजीव भोजन से प्राप्त ऊर्जा का उपयोग विभिन्न जैविक प्रक्रियाओं में जैसे पाचन, श्वसन एवं उत्सर्जन संपादन करने के लिए करते हैं। अब देखो हम लोग को भोजन नहीं मिलेगा तो हम लोग कैसे बड़े होंगे जी। तो हम लोग छोटे रह जाएंगे ना, हम लोग का विकास नहीं हो पाएगा, हम लोग का शरीर नहीं बढ़ पाएगा, हम लोग का जो मानसिक स्तर नहीं बढ़ पाएगा, हम लोग का दिमाग नहीं बढ़ पाएगा, ठीक है। तो भोजन जो होता है इंसान को क्या देता है, ऊर्जा देता है, इसलिए हम लोग भोजन करते हैं, ठीक है। उसके बाद में देखिए दोस्तों, उसके बाद में उसके बाद में यहाँ पर क्या लिखा है, अब हम लोग पढ़ेंगे। अब थोड़ा सा मैं आप लोग को इतिहास बताता हूँ कि कृषि की पद्धतियाँ क्या रही। इंसान क्या शुरू से कृषि करता रहा है, इसको आप लोग समझेंगे। देखिए लगभग 10,000 ईस्वा पूर्व तक मनुष्य घुमंतु थे, यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते थे, ठीक है। अपने साथ 4-5 जानवर लेके एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्या करते थे, घूमते थे वो लोग। उसके बाद में एक स्थान से दूसरे स्थान पर भोजन एवं आवास की खोज में समूह विचरण करते थे, यानी कि खाने की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते थे। वे कच्चे फल और सब्जियां खाते थे। उन्होंने भोजन के लिए जंतु का शिकार करना प्रारंभ कर दिया। अब वो लोग खेती करना तो जानते नहीं थे, तो वो लोग कैसे भोजन करते थे। वो लोग पेड़ पौधे पे कोई फल मिल गया उससे फल तोड़ के खा लिया, उसके बाद में कोई जानवर मिल गया, खरगोश मिल गया तो उसको मार करके उसका मांस खा लिया, ठीक है। लेकिन बाद में चल कर के उनको खेती जैसे चावल, गेहूँ, अन्य खाद्य फसलों को उत्पादित कर सकने की उनके पास से आगे शक्ति आ गई। उनको समझ आ गई कि भैया जो है हम लोग खेती कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से जो है इंसान खेती करना शुरू कर दिया है, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पर एक सवाल आएगा कि फसल किसे कहा जाता है, ठीक है। तो फसल देखो किसे बोलते हैं, जब एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं, यानी कि एक ही किस्म का पौधा है, जैसे कि मान लो गेहूं का पौधा है, उसको अगर किसी बड़े स्थान पर पे लगाया जाएगा ना तो वो क्या बन जाएगा, उसे बोलेंगे फसल। तो उसको क्या बोलेंगे, गेहूं की फसल, ठीक है, या धान की फसल। अगर धान के किसी किस्म के पौधे को एक स्थान पर विशाल उसमें लगाया जाएगा तो उसको क्या बोलेंगे, फसल बोलते हैं दोस्तों, ठीक है। हाँ देखिए, अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ये देखिए। आप जानते हैं कि फसलें विभिन्न प्रकार की होती हैं, जैसे कि सब्जियाँ, फल, अन्न, ठीक है। और इनको अलग अलग मौसम में भी उगाया जाता है और इनको अलग अलग चीज़ों में बांटा गया है, ठीक है। ये सब मैं बताने वाला हूँ आप लोगों को, देखिए। उसके बाद में भारत एक विशाल देश है, बिल्कुल ही विशाल देश है, इतना बड़ा देश है दोस्तों। यहाँ ताप, आर्द्रता, वर्षा जैसी जलवायु परिस्थितियाँ एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में भिन्न है, ठीक है। जरूरी नहीं कि जो फसल हम राजस्थान के अंदर उगाते हैं वो फसल हम लोग जो है तमिलनाडु के अंदर उगा पाएंगे, क्योंकि हर राज्य का अपना एक अलग अलग मौसम है कि वहाँ की मिट्टी कैसी है, वहाँ की जलवायु अलग है, ठीक है दोस्तों। हाँ, तो हर क्षेत्र की जो जलवायु है, हर क्षेत्र का जो मौसम है, मिट्टी है, वो अलग अलग है, ठीक है। हाँ आगे देखिए, अब यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ कि भाई फसल कितनी प्रकार की होती है। हम लोग जो फसल खाते हैं, मतलब हम लोग जो अनाज खाते हैं, वो किस फसल से बनती है और फसल कितने प्रकार की होती है। तो देखिए, फसल जो होती है, फसल मोटे तौर पर फसलों को दो भागों में बांटा गया है, ठीक है। कौन कौन सी दोस्तों, तो सबसे पहले है आपकी खरीफ फसल। कौन सी फसल दोस्तों, खरीफ फसल। खरीफ फसल का मतलब क्या होता है, खरीफ फसल का मतलब होता है दोस्तों वह फसल जिन्हें वर्षा ऋतु में बोया जाता है, खरीफ फसल कहलाती है। वर्षा ऋतु का मतलब क्या हो गया, जब बारिश आती है, ठीक है, जब मानसून आता है भारत के अंदर। मानसून कब आता है दोस्तों भारत के अंदर, कब से बारिश शुरू हो जाती है, तो बारिश आपकी शुरू हो जाती है जून से लेकर के सितंबर के बीच में खूब बारिश होती है। तो इस महीने जो फसल उगाई जाएगी ना उसको हम बोलेंगे खरीफ फसल। क्या बोलेंगे दोस्तों, खरीफ फसल बोलेंगे, ठीक है। हाँ, तो अभी क्या चल रहा है, अभी अभी जो है मानसून का सीजन चल रहा है, तो अभी कौन सी फसल उगाई जा रही है, अभी धान उगाया जा रहा है, ठीक है। तो धान क्या, एक धान एक खरीफ फसल होगी, ठीक है। और देखते हैं, देखिए भारत में वर्षा ऋतु सामान्यतः जून से सितंबर तक होती है, देखो मैंने बताया ना। उसके बाद में कौन कौन सी फसल है खरीफ के अंदर, और ये वर्षा ऋतु के अंदर कौन कौन सी फसलें उगाई जाती हैं, ठीक है। ये एक नंबर में पूछ सकता है, ध्यान से सुनिए मेरी बात को। उसके बाद में जैसे धान हो गया, मक्का हो गया, सोयाबीन हो गया, मूंगफली हो गया, कपास हो गया, इत्यादि क्या है, सब खरीफ फसलें, ठीक है। तो हम लोगों ने दो चीज़ समझी, खरीफ फसलें कब उगाई जाती हैं दोस्तों, वर्षा ऋतु के अंदर। वर्षा ऋतु के अंदर कब, कौन से महीने, जून से लेकर सितंबर के बीच में। और इसके अंदर कौन कौन सी फसलें आती हैं, तो इसके अंदर आपकी फसलें आती हैं धान, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली, कपास, ठीक है। ये तमाम फसलें क्या हैं, खरीफ फसल है। आगे बढ़ते हैं। अब जो सेकेंड फसल का प्रकार है उसको हम लोग बोलते हैं रबी। क्या बोलते हैं दोस्तों, रबी, ठीक है, रबी, रबी फसल। अगर बच्चा कंफ्यूज हो जाए कि भैया रबी फसल को कैसे याद किया जाए, तो देखो इस तरह से याद करो। रबी का मतलब हम लोग हिंदी में क्या पढ़ते हैं, रबी किसका पर्यायवाचक शब्द है, सूरज का। तो सूरज, जब खूब सूरज की हमें कब ज़रूरत पड़ती है, हम लोग को सर्दियों के अंदर जो है हम लोग चाहते हैं कि भाई हमको सर्दी मतलब गर्मी लगे, गर्मी मिले। तो रबी का मतलब यहाँ पर कि ठंड का मौसम।
तो ठंड के मौसम में कौन कौन सी फसलें आप लोग देखते हैं, तो कौन कौन सी फसलें देखते हैं हम लोग ठंड के अंदर, कौन कौन सी फसलों को उगाया जाता है, तो उसके अंदर उगाया जाता है कौन कौन सी फसलों को दोस्तों, उसके अंदर उगाया जाता है गेहूं को, जौ को, ठीक है। तो ये सब क्या हो जाएगी, रबी फसल। ये तरीका है याद करने का, ठीक है। रबी का मतलब धूप, तो हमें धूप की कौन से समय मौसम में जो ज़्यादा जरूरत पड़ती है, तो पड़ती है हम लोगों को सर्दियों के अंदर। तो देख लीजिए सर्दी के अंदर कौन सी फसल उगाई जाती है। चलिए एक तो तरीका था, आगे देखते हैं, समझते हैं। शीत ऋतु यानी कि अक्टूबर से मार्च तक, यानी सर्दी की जो महीना है, मई में उगाई जाने वाली फसलें रबी फसलें कहलाती हैं। तो इसके अंदर कौन कौन सी फसलें मुख्य हैं दोस्तों, तो इसके अंदर आपके गेहूँ, चना, मटर, सरसों, अलसी, ये तमाम क्या हैं, सब रबी फसल के उदाहरण हैं, ठीक है। हाँ, और देखिए और क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, इसके अलावा कई स्थानों पर दालें, सब्जियां ग्रीष्म ऋतु में उगाई जाती हैं, यानी कि जो दाल वगैरह होती है ना, जिसके अंदर अलग अलग प्रकार की दाल होती है, मसूर है, काला चना है, और सब्जियां हैं, तो ये सब गर्मियों के अंदर उगाई जाती हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये फसलों के प्रकार समझ में आया होगा, ठीक है। अब देखते हैं दोस्तों कि फसल को कैसे उगाया जाता है। अब तो हम लोगों ने समझ लिया कि फसल किसे बोला जाता है, फसल कितने प्रकार की होती है, ठीक है। अब हम लोग समझेंगे कि एक फसल को तैयार करने के लिए कौन कौन सी प्रक्रिया होती है, ठीक है। तो तमाम चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे। प्रक्रिया का मतलब आप इस तरह से समझो कि मान लो कि आपको रोटी बनानी है। क्या बनानी है दोस्तों, रोटी बनानी है। तो रोटी बनाने के लिए आपके पास क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, आपके पास होना चाहिए भैया आटा होना चाहिए, ठीक है। अब आटा आपके पास होना चाहिए, फिर आटा आपका साफ़ होना चाहिए। उसके बाद में फिर आप आटे के अंदर पानी डालोगे, फिर उसको अच्छी तरह से सानोगे, उसको फिर बिल्कुल ही मुलायम करोगे, फिर गोल गोल वो बना करके रोटी बनाओगे। तो ये पूरी प्रक्रिया होगी, तब आपको जाके रोटी मिलेगी। इसी प्रकार से अगर आपको कोई फसल प्राप्त करनी है, चाहे गेहूँ प्राप्त करना है, चाहे आपको धान प्राप्त करना है, तो ये प्राप्त करने के लिए एक प्रक्रिया है, ठीक है। तो उस प्रक्रिया को हम लोग समझेंगे कि किस तरह से धान या गेहूँ को, रबी या खरीफ फसल को बोया जाता है। तो देखिए चल शुरू करते हैं। देखिए हाँ, देखिए अब यहाँ पर आप लोग को समझ में आने वाला है कि जो आप लोग खाना खाते हो ना, कितनी मेहनत से उसको उगाया जाता है, ठीक है। हम लोग को अपने किसानों को रिस्पेक्ट करनी चाहिए, क्योंकि बेचारे जो किसान होते हैं, चाहे बारिश हो, चाहे धूप हो, चाहे सर्दी हो, बेचारे हमारे लिए अनाज अनाज उगाते हैं, ठीक है। तो देखिए फसल उगाने के लिए किसान को अनेक क्रियाकलाप यानी कई सारे काम करने पड़ते हैं, ठीक है। सामयिक अवधि में करने पड़ते हैं, मतलब विपरीत परिस्थितियों में करने पड़ते हैं, ठीक है दोस्तों। देखते हैं। देखिए जिनका उपयोग माली अथवा आप सजावटी पौधे उगाने के लिए करते हैं, क्रियाकलाप अथवा कृषि पद्धतियां जो आगे दिए गए। अब देखिए कौन कौन सी कृषि पद्धति है, कौन कौन से काम हैं जो करने पड़ते हैं किसान को। तो देखिए फसल उगाने के लिए सबसे पहला जो जरूरी चीज़ होता है वो होता है, क्या होता है दोस्तों, फसल उगाने के लिए सबसे जरूरी चीज़ है आपका मिट्टी तैयार करना, ठीक है। किसी भी फसल को आप जमीन में ना बोओगे जी, तो ज़मीन में बोने के लिए आपको पहले मिट्टी को तैयार करना पड़ेगा, ठीक है। क्या करना पड़ेगा, मिट्टी को तैयार करना पड़ेगा, चाहे आप मिट्टी को खनो, ठीक है। उसके बाद में सेकंड क्या है दोस्तों, सेकंड है आपका बुआई करना पड़ेगा। अब आपको बीज को है बोना पड़ेगा, बीज आपने बो दिया, बीज बोने के बाद क्या करना पड़ेगा दोस्तों, बीज बोने के बाद जो है, बीज बोने के बाद दोस्तों क्या करना पड़ेगा, बीज बोने के बाद आपको, बीज बोने के बाद दोस्तों खाद एवं उर्वरक देना पड़ेगा, ठीक है। मिट्टी के अंदर पोषकता बढ़ाने के लिए या फिर जो कीटना मतलब खाद एवं उर्वरक देना पड़ेगा, ताकि वो जो कम समय में ज़्यादा आपको फ़ायदा दे। उसके बाद में फसल हो चुकी है, फसल को समय समय पे क्या चाहिए होगा, सिंचाई चाहिए होगा। जैसे आप लोग खाना खाते हो, खाना खाने के बाद आपको 1 घंटे के बाद पानी पीना चाहिए, तो पानी पीने से आपकी बॉडी कैसी हो जाती है, फ्रेश हो जाती है कि नहीं हो जाती, आपकी प्यास बुझ जाती है कि नहीं बुझ जाती। इसी तरह से जब आप खेत के अंदर फसल को लगाओगे तो मिट्टी को भी तो पानी चाहिए होगा दोस्तों। तो इसलिए मिट्टी को पानी देने के लिए सिंचाई, ठीक है, लोग अलग अलग तरीके से सिंचाई करते हैं। ये सब समझने वाले हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। उसके बाद में खरपतवार भी कुछ पैदा हो जाएंगे, ठीक है। फसल के साथ कुछ खराब घास वगैरह भी हो जाएगी, तो उसको भी आपको काटना पड़ेगा, तो उसको बोलते हैं खरपतवार से सुरक्षा। उसके बाद में 3 महीने या 2 महीने के बाद फसल तैयार हो जाएगी, फिर उसको आपको कटाई करनी पड़ेगी, ठीक है, अच्छी तरह से। कटाई करने के बाद उस अनाज को जो है आपको भंडारण करना पड़ेगा, कहीं सुरक्षित जगह पे रखना पड़ेगा, नहीं तो खराब हो जाएगा। तो ये तमाम प्रक्रिया है जो किसान को करनी पड़ती है एक फसल को उगाने के लिए, ठीक है। इसी को बोलते हैं फसल उत्पादन की प्रक्रिया। अब आगे एक एक करके समझते हैं दोस्तों। तो देखिए सबसे पहले क्या है, सबसे पहले आपका मिट्टी तैयार करना, ठीक है। फसल उगाने से पहले मिट्टी तैयार करना प्रथम चरण है, यानी पहला काम है। मिट्टी को पलटना तथा इसे पोला बनाना कृषि का अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य है। इससे जड़ें भूमि में गहराई तक जा सकती हैं। पोली मिट्टी गहराई में धंसा जड़ें भी सरलता से शोषण कर सकती हैं। मिट्टी जितनी ज़्यादा गहरी खनी होगी उतना ही फसल को फायदा होता है, ठीक है। हाँ, तो और देखिए वो क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, और देखिए उसके बाद दोस्तों पोला मिट्टी दोस्तों ये देखिए
पोला मिट्टी में रहने वाले केंचुए और सूक्ष्म जीवों की वृद्धि करने में सहायता करती है। यानी कि जितना ज़्यादा मतलब दबा के खाना जाएगा ना खेत को, उतने नीचे जो केंचुए वगैरह रहते हैं, सूक्ष्म जीव वगैरह रहते हैं, जो हमारी खेतों के लिए बहुत अच्छे होते हैं, ठीक है, वो उतना ही सहायता करते हैं। ठीक है, हाँ देखो क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, 1 नंबर में सवाल पूछा जाता है, क्या पूछा जाएगा? जीव किसानों के मित्र हैं क्योंकि यह मिट्टी को और पलटकर पोला करते हैं और ह्यूमस बनाते हैं। ठीक है, परंतु मिट्टी को पलटना और पोला करना जरूरी है। तो जो सूक्ष्म जीव हैं चाहे केंचुए हैं वो किसान का मित्र हैं, क्योंकि ये मिट्टी को क्या करते हैं, उसके अंदर ह्यूमस पैदा करते हैं, और ह्यूमस जिस मिट्टी के अंदर ह्यूमस ज़्यादा होगी तो उसकी जो फसल होती है बहुत अच्छी होती है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि किसानों के मित्र किसे बोला जाता है? किसानों के मित्र बोला जाता है केंचुओं को और सूक्ष्म जीवों को। सूक्ष्म जीवों के अंदर छोटे छोटे कीटाणु बैक्टीरिया आते हैं ना, उसको बोला जाता है। तो पहला प्रोसेस हो गया दोस्तों। पहला प्रोसेस क्या है? मिट्टी तैयार करना। आगे देखते हैं। अब मिट्टी तैयार कर लिया आप लोगों ने, ठीक है। अब देखो यहाँ पर अब एक शब्द आया जुताई। मिट्टी को उलटने पलटने या पोला करने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? जुताई बोलते हैं। ठीक है, जुताई बोलते हैं। इसके ट्रैक्टर वगैरह है तो उससे हम लोग खेत को जुतवाते हैं ना, तो उसी को हम क्या बोलते हैं? जुताई बोलते हैं। नेक्स्ट प्रोसेस आपका क्या है दोस्तों? नेक्स्ट प्रोसेस है आपका, इसके बाद आता है आपका नेक्स्ट प्रोसेस कृषि औजार। क्या आता है दोस्तों? कृषि औजार। तो इसके अंदर क्या है, इसके अंदर देखते हैं। अच्छी उपज के लिए बुआई से पहले मिट्टी को भुरभुरा करना आवश्यक है। यह कार्य अनेक औजारों से किया जाता है। हल, कुदाली एवं कल्टीवेटर इस कार्य में उपयोग किए जाने वाले प्रमुख औजार हैं। ये देखिए, ये किस प्रकार से जो किसान है मिट्टी को जो है खन रहा है, ठीक है, मिट्टी को जोत रहा है। ठीक है, तो इससे क्या है, मिट्टी को ऊपर नीचे करने से जो है जो सूक्ष्मजीव वगैरह हैं, केंचुए वगैरह ऊपर आ जाते हैं। ठीक है, इससे मिट्टी की जो उर्वरक क्षमता है बढ़ जाती है, यानी फसल पैदा करने की जो शक्ति होती है बढ़ जाती है। ठीक है, हाँ आगे देखते हैं। तो लोग कैसे मिट्टी को ऊपर नीचे या मिट्टी को जोतते हैं? तो पहले के ज़माने में लोग हल का प्रयोग करते थे। किसका प्रयोग करते थे? हल का प्रयोग। ये देखिए, जब हमारे पास तकनीक नहीं थी, हम लोग मतलब वैज्ञानिक तकनीक नहीं थी, तो हम लोग इसी तरह से जो है हमारे पूर्वज वगैरह जो इस तरह से खेती करते थे। 2 बैल लेते थे, हल लेते थे और किसान उसको जोतता था। ठीक है दोस्तों, ये काफ़ी समय लेती है। उसके बाद में कुछ लोग जो होते हैं कुदाली से करते हैं। आपने देखा होगा कि हाथ से कुदाली लेकर खाना जाता है खेत को। अगर आप लोगों में से कोई गांव गया होगा या आसपास में देखा होगा तो उसको पता होगा कि कुदाली का मतलब क्या होता है। ठीक है, हाँ उसके बाद में दोस्तों, उसके बाद में एक मशीन आती है, इसको बोलते हैं कल्टीवेटर। क्या बोलते हैं दोस्तों? कल्टीवेटर। ये देखिए कल्टीवेटर। कल्टीवेटर से जो है खेतों को जोता जाता है। देखिए यहाँ पर नुकीला होता है, मिट्टी को ऊपर नीचे करता खनता है। ट्रैक्टर आगे चलता है और ये जो है मिट्टी को खनता रहता है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं कल्टीवेटर। तो ये हो गया दोस्तों। अब सेकंड आता है आपका बुआई। क्या आएगा दोस्तों? बुआई। बुआई क्या होता है ये देखते हैं। बुआई के अंदर क्या होता है ये देखते हैं दोस्तों। तो देखिए, बुआई फसल उत्पादन का सबसे महत्वपूर्ण चरण है। बोने से पहले अच्छी गुणवत्ता वाले साफ एवं स्वस्थ बीजों का चयन किया जाता है। यानी कि आपको जो सी भी फसल उगानी है उस फसल से संबंधित अच्छी बीज आपके पास होनी चाहिए, तभी आपकी फसल की ऐसी हो पाएगी, अच्छी हो पाएगी। ठीक है, किसानों को अधिक उपज देने वाले बीजों को प्राथमिकता देनी चाहिए। किसानों को वो बीज उगाने चाहिए, वो बीज लगाने चाहिए जो आपको ज़्यादा फसल दें। ठीक है, हाँ देखो उदाहरण के तौर पर देखिए, आपको समझाता हूँ मैं। देखिए, एक दिन मैंने अपनी माँ को देखा कि माँ चने के कुछ बीज एक बर्तन में रखकर उसमें पानी डाल रही थी। कुछ मिनट पश्चात कुछ बीज पानी के ऊपर तैरने लगे। मुझे आश्चर्य हुआ कि कुछ बीज पानी के ऊपर क्यों तैरने लगे, क्योंकि वो जो बीज थे वो खराब थे। ठीक है, इसी तरह से किसानों को हमेशा अपने खेत के अंदर अच्छे बीज डालने चाहिए जो आपको ज़्यादा उपज दे सकें। ठीक है, खराब बीज डालोगे तो फसल खराब हो जाएगी, है ना। उसके बाद में देखिए कैसे बीजों को डाला जाता है खेतों के अंदर। तो देखो, पहले होता था परंपरागत औजार। परंपरागत औजार का मतलब क्या होता था? इस तरह से देखिए, इस तरह से एक नलकुप्पी टाइप में होती थी, कुप्पी टाइप में, और उसी के अंदर एक एक बीज करके डाला जाता था और ये जो बैल आगे बढ़ते थे तो खेत के अंदर वो दबते जाते थे। ठीक है, हाँ ठीक है, इस तरह से बीजों को बोने का तरीका था पहले। लेकिन अब आ गई सीड ड्रिल, ये मशीन आ गई सीड ड्रिल। सीड ड्रिल के अंदर क्या होता है दोस्तों? ये देखिए सीड ड्रिल। यहाँ पर जो है इसके अंदर आप अब एक एक करके बीज डालो, एक एक करके बीज डालो, और ये जैसे जैसे मिट्टी को खनेगी ना दोस्तों, ये नुकीली होती खनेगी और उसी तरह से मिट्टी के अंदर दबता जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपका हो गया बुआई। ठीक है, हाँ इसी तरह से हो गया बुआई। अब हम लोगों ने बीज बो दिए मिट्टी के अंदर। अब देखते हैं अब क्या करना है दोस्तों। तीसरा तीसरा चरण क्या है? तीसरा चरण है खाद एवं उर्वरक मिलाना। अब देखो, अब धीरे धीरे जो है बीज बड़े होंगे। अब मिट्टी को जो है उनको भी तो पोषक तत्व तो देना है, उनको भी तो खाना देना है। तो उनको खाना क्या है? उनका खाना है खाद और उर्वरक। ठीक है, जिससे कि उनकी शक्ति बढ़ेगी। तो देखिए
वे पदार्थ जिन्हें मिट्टी में पोषक स्तर बनाए रखने के लिए मिलाया जाता है उन्हें क्या बोला जाता है? खाद एवं उर्वरक कहा जाता है। ठीक है। हाँ, आगे देखिए। उसके बाद में देखिए, उसके बाद में क्या दोस्तों, मिट्टी फसल को खनिज पदार्थ प्रदान करती है। यह पोषक पौधों में वृद्धि के लिए आवश्यक है, यानी कि जो मिट्टी की पोषक तत्व है वो बढ़ाती है। क्या बढ़ाती है? खाद बढ़ाती है। ठीक है। क्षेत्र में किसान एक एक के बाद दूसरी फसल उगाता रहता है। ठीक है। हाँ, इसी तरह से जो है उनको क्या चाहिए होगा? खाद चाहिए होगा। ठीक है। खाद दो प्रकार की होती है, एक तो केमिकल वाली आती है, ठीक है, और दूसरी आती है जैविक खाद। ठीक है, जिसके अंदर क्या होता है? खाद एवं कार्बनिक पदार्थ जो कि पौधों या जंतु अपशिष्ट से प्राप्त होते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि गांव के अंदर कई सारे लोग जो है गाय भैंस वगैरह पालते हैं, तो उनका जो गोबर होता है उनको एक स्थान पर इकट्ठा किया जाता है। वो जो है 4-5 महीने तक उसको इकट्ठा करके, जब उसको इकट्ठा हो जाता है, उसी पे ले जाके अपने घर का सब्जी वगैरह फेंका जाता है, तो चीज़ें सड़ने लग जाती हैं। सड़ने के बाद जो उसी गोबर को जो है उसी वो खाद बन जाता है। उसी खाद को ले जाकर मिट्टी के अंदर छीट दिया जाता है, तो इससे जो है मिट्टी की उर्वरक क्षमता क्या होती है? मजबूत हो जाती है, उनके अंदर ज़्यादा पोषक तत्व आ जाते हैं। ठीक है, तो इसी को क्या बोलते हैं? खाद एवं कार्बनिक जैविक पदार्थ। और देखिए क्या लिखा हुआ है इसके अंदर, आगे बताता हूँ। जंतु अपशिष्ट को एक गड्ढे में डाले जाते हैं तथा इसका अपघटन होने के लिए खुले में छोड़ देते हैं। अपघटन कुछ सूक्ष्म जीवों द्वारा होता है। अपघटित पदार्थ खाद के रूप में उपयोग किया जाता है। अब इन्हीं का जो है खाद के रूप में उपयोग किया जाता है। इसी को क्या बोलते हैं? वर्मिंग कंपोस्टिंग। केंचुए द्वारा खाद तैयार करने की इसको भी बोला जाता है दोस्तों। ठीक है, केंचुए के द्वारा भी खाद तैयार की जाती है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को समझ में आ गया होगा, है ना। ये देखिए किस प्रकार से जो है, किस प्रकार से यहाँ पर ये देखिए बच्चियाँ जो हैं ये बीज लगा रही हैं मिट्टी के अंदर। ये देखिए पौधे के अंदर आ गए हैं। तो जिसके अंदर ज़्यादा बड़ा, मतलब ये पौधा बड़ा हुआ ना, इसके अंदर खाद डाला गया। क्या डाला गया? खाद डाला गया। जिसके अंदर आप खाद नहीं डालोगे वो पौधा क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। इसलिए खाद की ज़रूरत बहुत ज़्यादा होती है। उसके बाद में दोस्तों कुछ रासायनिक खाद भी होती है। रासायनिक खाद शुरू के लिए तो अच्छी होती है हमारी मिट्टी के लिए, लेकिन उसके बाद में मिट्टी के लिए वो नुकसान करने लग जाती है। देखिए, उर्वरक रासायनिक पदार्थ जो विशेष पोषकों से समृद्ध होते हैं, वे खाद से कैसे भिन्न होते हैं? उर्वरक का उत्पादन फैक्ट्री में किया जाता है, यानी कि जो उर्वरक बनाए जाते हैं ना, जो केमिकल वाले उर्वरक बनाए जाते हैं उनको फैक्ट्री में बनाया जाता है। उर्वरक उर्वरक जो है दोस्तों, उर्वरक के कुछ उदाहरण जैसे यूरिया, अमोनियम सल्फेट, सुपर सल्फेट, पोटास, एनपीके, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम। ठीक है, तो देखिए ये सब फैक्ट्री में बनाए जाते हैं। इनके उपयोग से किसानों को गेहूं, धान तथा मक्का जैसी फसलों की अच्छी उपज प्राप्त करने में सहायता मिलती है। परंतु उर्वरकों के अत्यधिक उपयोग से मिट्टी की उर्वरता में कमी आती है। अगर आप इसका ज़्यादा उपयोग करेंगे ना, केमिकल है ना दोस्तों, केमिकल अगर आप कहीं पर भी उपयोग करोगे तो आपको प्रॉब्लम होने वाली है। तो इसको जब मिट्टी में हम लोग कई सालों तक उपयोग करते हैं तो मिट्टी की जो एक बार शक्ति होती है वो धीरे धीरे खत्म होने लग जाती है। ठीक है, क्योंकि जो केमिकल होते हैं, जो उर्वरक जैसे पोटाश वगैरह हो गए, ये मिट्टी के अंदर जो सूक्ष्मजीव वगैरह होते हैं, केंचुए वगैरह होते हैं, उनको ले जाकर के मारने लग जाते हैं। जब वो मर जाएंगे तो फिर मिट्टी को कौन उनके अंदर ह्यूमस पैदा करेगा? ठीक है, हाँ, तो इसलिए नुकसान होता है। उसके बाद में दोस्तों हम लोगों ने ये देख लिया। अब देखिए यहाँ पर एक सवाल आएगा आपके पेपरों के अंदर कि भैया आप लोग जो है उर्वरक एवं खाद के अंदर क्या करना है? आपको अंतर बताना है। इन दोनों में क्या भिन्नताएं हैं? तो देखिए सबसे पहली भिन्नता क्या है दोस्तों? उर्वरक एक मानव निर्मित लवण होते हैं। ठीक है, उसके बाद में उर्वरक का उत्पादन कहाँ करते हैं दोस्तों? फैक्ट्रियों के अंदर। जो केमिकल्स वगैरह से बनाया जाता है, इसको फैक्ट्री के अंदर बनाया जाता है। और तीसरी चीज़ क्या है? उर्वरक से मिट्टी को ह्यूमस प्राप्त नहीं होती। इसी मिट्टी के अंदर जो है ह्यूमस प्राप्त नहीं होती, और मिट्टी के लिए ह्यूमस से ज़्यादा जरूरी होती। अगर मिट्टी के अंदर जितनी ज़्यादा ह्यूमस रहेगी उतने ज़्यादा सूक्ष्मजीव पैदा होंगे, केंचुए पैदा होंगे। ठीक है, और केंचुए क्या करते हैं? मिट्टी की शक्ति को बढ़ाते हैं। उर्वरक में पादक पोषक जैसे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम प्रचुर मात्रा में होते हैं। उसके बाद में देखते हैं दोस्तों, उसके बाद में देखते हैं हम लोग खाद के बारे में। तो देखिए खाद क्या है दोस्तों? खाद एक प्राकृतिक पदार्थ है जो गोबर एवं पौधों के अवशेष से विघटन से प्राप्त होता है। यानी खाद जो होता है गोबर एवं पौधों के जो अवशेष होते हैं उनके सड़ने से प्राप्त होता है। खाद खेती में बनाई जा सकती है। खाद को खेतों में बनाया भी जा सकता है, इसको फैक्ट्री में नहीं बनाया जाता है। उसके बाद में खाद से मिट्टी को ह्यूमस प्रचुर मात्रा में प्राप्त होती है। ठीक है, इससे जो होता है मिट्टी को ह्यूमस बहुत ज़्यादा प्राप्त होता है और ये मिट्टी के लिए बहुत अच्छा होता है। खाद में पादप पोषक तुलनात्मक रूप से कम होते हैं। इसके अंदर जो पोषक वगैरह होते हैं ना, कम होते हैं, लेकिन ये अच्छा होता है मिट्टी के लिए। ठीक है, इससे ना तो इसके अंदर आप जो फसल उगाओगे उसको कोई नुकसान नहीं होता है। लेकिन अगर आप उर्वरक ज़्यादा खेत के अंदर डालोगे तो उससे जो फसल होगी ना उसके अंदर भी केमिकल चला जाता है, फिर वही केमिकल इंसानों के अंदर चला जाता है अगर इंसान उसको खाता है। उदाहरण के तौर पर देखिए
मैंने जो है कोई भिंडी उगाई, क्या उगाई दोस्तों, भिंडी उगाई, भिंडी उगाई। और भिंडी मैंने ऐसे खेत के अंदर उगाई जिसके अंदर मैंने दबा कर क्या डाला हुआ है, दबा कर मैंने उर्वरक डाला हुआ है, वो उर्वरक जो फैक्ट्री के अंदर बना हुआ है, ठीक है। भिंडी तो अच्छी होगी, खूब बड़ी बड़ी भिंडी होगी, लेकिन उस भिंडी को जब इंसान खाएगा, जब मैं खाऊंगा, तो मेरे उस भिंडी के अंदर केमिकल है, ठीक है। अब वो केमिकल की कुछ मात्रा मेरे शरीर के अंदर भी जाएगी, फिर मुझे आगे चलकर वो क्या कौन कौन सी बीमारी करेगी, कैंसर करेगी दोस्तों, कैंसर की बीमारी होगी, ठीक है। उसके बाद में पाचन तंत्र संबंधित कई सारी बीमारियां हो जाएंगी। इसलिए भारत सरकार क्या बोलती है, भारत सरकार बोलती है कि हमें ऑर्गेनिक फार्मिंग करनी चाहिए। क्या करना चाहिए दोस्तों, ऑर्गेनिक। और ऑर्गेनिक फार्मिंग कैसे होती है, ऑर्गेनिक फार्मिंग होती है आपकी खाद से, ठीक है, खाद से होती है। खाद की जो फसलें होती हैं वो ज़्यादा बड़ी बड़ी नहीं होती हैं, ठीक है, दिखने में ज़्यादा मतलब वो नहीं होती, लेकिन उन वो बहुत फ़ायदेमंद होती हैं। उससे ना तो इंसान को कोई नुकसान होता है, ना मिट्टी को कोई नुकसान होता है। और उर्वरक से उगाई गई जो फसलें होती हैं वो दिखने में बहुत बड़ी बड़ी होंगी। आप लोगों ने बाजार में देखा होगा कि जो खीरा होता है, भिंडी होती है, टमाटर होते हैं, कितने बड़े बड़े होते हैं, लेकिन वो हमारी सेहत के लिए अच्छे नहीं होते हैं, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारा क्या है, केमिकल है, ठीक है। तो आप लोग भी सावधान रहिए। उसके बाद में ये देखिए यहाँ पर बताया गया है कि खाद के लाभ क्या होते हैं, खाद के क्या क्या प्रॉफिट होते हैं। तो देखिए, जैविक खाद उर्वरक जो होते हैं ना, केमिकल की अपेक्षा अधिक अच्छी मानी जाती है। इसका मुख्य कारण क्या क्या है, तो इसका मुख्य कारण ये है, इससे मिट्टी की जल धारण क्षमता में वृद्धि होती है। इससे मिट्टी भुरभुरी एवं सरंध्र हो जाती है, जिसके कारण गैस पीने में सरलता हो जाता है। इससे मित्र जीवाणु की संख्या में वृद्धि होती है। खाद के अंदर जो जीवाणु होते हैं ना, केंचुए वगैरह, वो बढ़ते हैं, वो मरते नहीं, वो और बढ़ जाते हैं। इस जैविक खाद से मिट्टी का गठन सुधर हो जाता है, ठीक है। ये सब मिट्टी के लिए क्या होती है, बहुत अच्छी होती है। तो अब लोगों ने समझ लिया कि खेतों के अंदर जो है किस तरह से खाद वगैरह डाला जाता है, ठीक है। अब हम समझेंगे कि भैया सिंचाई क्या होता है। अब अगला प्रोसेस आपका है सिंचाई, कि किस तरह से खेतों के अंदर जो है फसल उगाने के लिए सिंचाई की जाती है। तो सिंचाई समझते हैं दोस्तों। तो देखिए, सिंचाई को जो है समझते हैं। देखिए, जीवित रहने के लिए प्रत्येक जीव को जल की आवश्यकता है, बिल्कुल आवश्यकता है दोस्तों। हम बिना पानी के रह सकते हैं क्या, 2-3 घंटे हमारी हालत ख़राब हो जाएगी। एक तो ऐसे ही दिल्ली के अंदर इतनी गर्मी पड़ रही है, बिना पानी के तो जीवन संभव ही नहीं है। पौधों की वृद्धि एवं परिवर्तन के लिए जल का विशेष महत्व है, यानी कि पौधों को भी पानी चाहिए होगा दोस्तों, है ना। पौधों की जड़ों द्वारा जल का अवशोषण होता है, जिसके साथ खनिजों और उर्वरकों का भी अवशोषण होता है। जो पौधे होते हैं वो पानी कहाँ से पीते हैं, कोई थोड़ी ना गिलास ले आकर पौधों को पानी पिलाता है कि ले पौधा तो पानी पी ले, ऐसा थोड़ी ना होता है। आप खेत के अंदर पानी डाल दो, तो जो पौधे होते हैं वो अपनी जड़ों से जो है पानी को अवशोषित कर लेते हैं, वो अपनी जड़ों से जो है पानी को पीते हैं, ठीक है। जब अपनी जड़ों से पानी को पिएंगे तो जो खाद वगैरह होती है, खाद वगैरह भी सब जड़ों जड़ों के अंदर सड़गल के चली जाती है पानी की सहायता से। तो पानी के साथ साथ खाद वगैरह को भी जो है अवशोषित कर लेते हैं अपनी जड़ों की सहायता से। पौधों में लगभग 90% क्या होता है, जल होता है। पौधों के अंदर जो है 90% क्या होता है दोस्तों, जल होता है। यानी इससे क्या पता चलता है कि पौधों को जो है पानी की बहुत ज़रूरत होती है, ठीक है। हाँ, क्योंकि बीजों को जो है अंकुरित करने के लिए, किस चीज़ के अंकुरित करने के लिए पानी की आवश्यकता होती है। आप लोगों ने कभी देखा होगा कि आपकी जो मम्मी वगैरह हैं, हमारी मम्मियाँ जो होती हैं, वो रात में जो है चने को पानी के अंदर भिगो देती हैं। चना तो कितना कड़क कड़क सा होता है, लेकिन जब उसको पानी के अंदर डाल देती है तो सुबह हम लोग देखते हैं कि वही चना जो बिल्कुल नरम नरम हो जाता है, ठीक है, कच्चा हो जाता है बिल्कुल चना। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि पानी की वजह से जो होता है वो पानी को अवशोषित कर लेता है, और अवशोषित करने के बाद वो क्या बन जाता है, उसका अंकुरण हो जाता है। इसी तरह से हम जो बीज वगैरह बोते हैं फसलों खेतों वगैरह के अंदर, तो पानी जो होता है उनको क्या कर देता है, अंकुरित कर देता है, ठीक है। हाँ, अब देखिए, निश्चित अंतराल पर खेत में जल देना सिंचाई कहलाता है। यानी कि जब आप एक अंतराल के ऊपर, जैसे 10 दिन, 12 दिन, एक हफ्ता पे आप खेतों को पानी देते हैं ना, तो उस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, उस प्रक्रिया को बोलते हैं सिंचाई, ठीक है, जिसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं इरिगेशन। उसके बाद में दोस्तों, उसके बाद में देखिए, सिंचाई का समय एवं बारंबारता फसलों, मिट्टी एवं ऋतु में भिन्न होता है। यानी कि हर फसल का जो सिंचाई की प्रक्रिया है वो अलग अलग होती है। कुछ फसलों को कब सिंचाई किया जाता है, कम पानी दिया जाता है, कुछ फसलों को बहुत ज़्यादा दिया जाता है। उदाहरण के तौर पर धान है, धान में बहुत पानी लगता है, सबसे सारे अनाजों में सबसे ज़्यादा पानी धान को चाहिए होता है, ठीक है। तो उसको बार बार आपको पानी देना पड़ेगा। इसलिए जो धान होता है वो होता भी कौन से टाइम पर है, वो होता है बारिश के टाइम पर। क्योंकि भगवान को भी पता है, देखिए भगवान कितने समझदार हैं, भगवान को भी पता है कि भैया इंसान सारा पानी तो ऐसे ही ख़त्म कर रहा है, पानी बचा भी नहीं रहा है। तो उन्होंने धान फसल को जो है इस तरह से मैनेज किया कि भैया इसको जो है हम लोग उगाएंगे कौन सी मौसम में, बारिश के मौसम में, जिस मौसम में भगवान ऑटोमेटिक इतना सारा पानी देते हैं कि किसानों को ज़्यादा पानी की जरूरत होती नहीं है, ठीक है। तो कम पानी के अंदर भी धान उग जाता है, क्योंकि उस समय बारिश इतनी होती है कि सारा खेतों को अपने आप ही पानी मिलता रहता है। आगे देखते हैं सिंचाई। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग समझ में आ गए, आप लोग समझेंगे कि सिंचाई के स्रोत क्या क्या हैं, कि कौन कौन से सोर्सेज हैं जिनसे हम लोग इरिगेशन करते हैं। तो देखिए, कुएँ, जलकूप, तालाब, झील,
नदियाँ, बांध एवं नहर इत्यादि जल के स्रोत हैं। ठीक है, यहाँ से हम लोग को क्या मिलता है? पानी मिलता है। तो देखिए, पहले के ज़माने में जो लोग थे वो लोग कैसे सिंचाई करते थे? अब पहले के ज़माने में लोग के पास बिजली तो थी नहीं, इतना उन लोगों को तकनीक के बारे में ज्ञान था नहीं, हमारे जो पूर्वज वगैरह थे, लेकिन तभी तो लोग अनाज उगाते थे, फसल उगाते थे। ठीक है, तभी सिंचाई करते होंगे। तो उस समय सिंचाई करने का जो तरीका था बहुत ही अलग था। कौन सा तरीका था दोस्तों? ये देखिए, कुएँ बना रखे हैं, कुओं में से पानी निकाल निकाल करके जो है नालियों की सहायता से, ठीक है, नालियों की सहायता से वो जो फसलों के अंदर जाता था पानी। तो ये बहुत ही मेहनती काम है दोस्तों। ठीक है, उसके बाद में थोड़ा सा और इंसान समझदार हुआ तो इंसान ने इस तरह से बनाना शुरू कर दिया, चैन पंप बनाना शुरू कर दिया। ठीक है, ये अपने आप घूमता था, इसके अंदर बाल्टी लग जाती थी, जब बाल्टी यहाँ जाती थी तो यहाँ से पानी लेकर आती थी और फिर यहाँ पर गिरा देती थी। ठीक है, फिर ये होते होते खेतों के अंदर चला जाता था। उसके बाद में इंसान फिर ढेकली बनाई इंसान ने एक इस तरह से। ठीक है, एक डंडा था, इसके अंदर बाल्टी लटका देगी, ये बाल्टी नीचे जाती थी, अपने आप पानी भर लेती थी, फिर इंसान यहाँ से बाल्टी पकड़ करके खेतों के अंदर पानी दे देता था। इसको बोलते हैं ढेकली। उसके बाद में इंसान ने बनाया रहट। क्या बनाया दोस्तों? रहट बनाया। ये देखिए रहट, इसमें एक जानवर बांध देते थे, ये चारों तरफ ऐसे ऐसे घूमता था, फिर ये चलता था ऐसे करके, ये पानी लेता था, फिर ये खेतों के अंदर ऐसे ऐसे करके पानी जाता था। इसको क्या बोलते थे? रेट बोलते थे। इंसान और आधुनिक हो गया, क्या हो गया दोस्तों? और समझदार हो गया। इसलिए हम लोग को पढ़ाई करनी चाहिए, हम लोग पढ़ाई करेंगे तो हम लोग चीज़ों को बेहतर बनाएंगे। ठीक है, तो देखिए इंसान ने क्या बनाया? सिंचाई की आधुनिक विधियाँ निकाली। कौन कौन सी? तो सबसे जो आधुनिक विधि उसको बोलते हैं छिड़काव तंत्र, इंग्लिश में बोलते हैं स्प्रिंकलर सिस्टम। इसके अंदर क्या होता है? देखिए, अब हम लोगों ने कुओं के अंदर लगा दी मोटर। क्या लगा दी दोस्तों? मोटर। ना तो अब यहाँ पर गाय की ज़रूरत है, ना इंसान की ज़रूरत है। अब मान लीजिए कि आपको गर्मी की कोई फसल है, अब गर्मी की फसल जैसे कि मान लीजिए कि आपको जो है गर्मी के अंदर कोई फसल आपने लगा दी, अब उसको सिंचाई देनी है। ये थोड़ी ना कि इंसान यहाँ पर 24 घंटे खड़ा रहेगा बेचारा धूप में, बाल्टी लेकर कुएं से पानी निकाल कर डालेगा, ऐसे तो बीमार पड़ जाएगा वो। तो इसलिए इंसानों ने बोला कि इंसानों ने पढ़ाई की, विज्ञान पढ़ा उन लोगों ने, और उन लोगों ने कुओं के अंदर लगा दी मोटर। मोटर जो है अपने आप पाइप की सहायता से सारा पानी खींचेगा, और ये देखिए अपने आप जो है खेतों के अंदर स्प्रिंकलर की सहायता से, छिड़काव तंत्र की सहायता से पानी अपने आप जो पौधे होते हैं उसके ऊपर पड़ जाता है। इससे पानी की बर्बादी भी नहीं होती। स्प्रिंकलर हर उस जगह लगाया जाता है जहाँ पर पौधे होते हैं। ठीक है, हाँ, तो इससे कम पानी भी चाहिए होता है और अच्छा खेती होता है इसके अंदर। ठीक है, उसके बाद में ड्रिप ड्रिप सिस्टम। क्या होता है दोस्तों? ड्रिप सिस्टम क्या होता है? ड्रिप सिस्टम। ठीक है, तो देखिए इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर भी कुछ उसी प्रकार से होता है कि इंसानों ने जो है कुओं के अंदर लगा दी मोटर। मोटर से एक पाइप जाएगी और पौधों के नीचे नीचे पाइप लगी होगी, जहाँ पर पौधे उगाए गए होंगे ना उसकी नीचे ज़मीन में पाइप लगी होगी, और वो हर पौधे पे पानी देगा। ठीक है, एक एक बूंद पानी देगा मतलब, और उससे क्या होगा? पौधे हो जाएंगे बड़े, तो इससे पानी का नुकसान भी नहीं होगा। नहीं तो पहले क्या किसान करता था? पहले किसान पूरे खेत के अंदर ही पानी दे देता था। क्या करता था दोस्तों? पूरे खेत के अंदर ही पानी दे देता था। तो उन सारी चीज़ों को भी, उन पौधों को भी पानी मिल जाता था जिनको पानी की ज़रूरत होती नहीं थी। इसीलिए बहुत सारे बेवजह के पौधे वगैरह पैदा हो जाते थे। लेकिन इसके अंदर क्या है कि जहाँ जहाँ पर पौधा लगा के वहीं पर आप पानी दोगे, तो इससे क्या होगा कि पानी की हमारी बचत होगी। क्या होगी दोस्तों? पानी की बचत होगी, और हमें पानी की बचत ही करना है दोस्तों, है ना। उसके बाद में आता है आपका खरपतवार से सुरक्षा। कैसे सुरक्षा दोस्तों? खरपतवार से। ठीक है, खरपतवार से। तो इसके अंदर क्या है देखिए, बूझो पहली आ गए। देखो, बूझो और पहली निकट के गेहूं के खेत में गए और उन्होंने देखा कि खेत में फसल के साथ कुछ अन्य पौधे भी उग रहे हैं। ठीक है, तो उन्हें क्या बोलते हैं? उन्हें बोलते हैं हम खरपतवार। क्या बोलते हैं दोस्तों? खरपतवार। तो देखिए यहाँ पर डेफिनेशन है खरपतवार की। खेत में कई अन्य अवांछित पौधे प्राकृतिक रूप से फसल के साथ उग जाते हैं, न चाहते हुए भी उग जाते हैं। इन अवांछित पौधों को क्या बोलते हैं? खरपतवार बोलते हैं। खरपतवार हटाने को निराई बोलते हैं। ठीक है, निराई यानी कि खरपतवार को जब साफ किया जाता है उसको बोलते हैं निराई। ठीक है, ये देखिए किस प्रकार से हमारा प्यारा जो किसान भाई है, किस प्रकार से जो खरपतवार को हटाने के लिए क्या डाल रहा है? केमिकल डाल रहा है। केमिकल एक बार पड़ गया तो खरपतवार अपने आप क्या हो जाते हैं? मर जाते हैं। ठीक है, नहीं तो पहले के ज़माने में लोग क्या करते थे? पहले के ज़माने में लोग के पास केमिकल तो होता नहीं था, तो वो लोग खेत के अंदर जो है खुद से ही कुदाली उदाली से लेकर के खरपतवार को क्या करते थे? उसकी निराई करते थे, उसको काटते थे। लेकिन आज के टाइम में आप केमिकल डाल दो खेतों के अंदर, फसल को कुछ नहीं होगा। जो फालतू की खरपतवार होंगे ना, अपने आप वो क्या हो जाएंगे? मर जाएंगे। ठीक है, फिर उसके बाद में आता है आपका कटाई। क्या आता है दोस्तों? कटाई। अब आपकी फसल हो चुकी है तैयार, अब आप लोग को क्या करना है? कटाई करना है। तो देखिए, फसल की कटाई एक महत्वपूर्ण कार्य है। फसल पक जाने के बाद उसे काटना कटाई कहलाता नहीं। फसल जब पक जाती है उसके बाद हम लोग जब उसको काटते हैं तो क्या बोलते हैं? कटाई बोलते हैं। उसके बाद में दोस्तों ये देखिए,
कटाई के दौरान या तो पौधों को खींचकर उखाड़ लेते हैं अथवा उसे धरातल के पास से काट लेते हैं। कुछ लोग जो होते हैं पौधे को जहाँ तक अनाज होता है वहाँ तक काटते हैं, और नहीं तो कुछ लोग जो होते हैं बिल्कुल जड़ से काटते हैं। ठीक है। उसके बाद में अनाज फसल को पकने में लगभग 3 से 4 महीने का समय लगता है। हमारे देश में दराती की सहायता से हाथ द्वारा कटाई की जाती है। पहले लोग हाथ, ये देखिए दराती है, इससे जो है फसलों को काटा जाता था। ठीक है। लेकिन समय के साथ क्या हो गया, लेकिन अथवा एक मशीन का उपयोग किया जाता है जिसे हार्वेस्टर कहते हैं। काटी गई फसल को बीजों धानों को भूसे से अलग करने उसे थ्रेसिंग बोलते हैं। हार्वेस्टर फसल को काटता है और जो फसल होता है उसको भूसे या दानों से अलग करने वाली मशीन को थ्रेसिंग बोलते हैं। ठीक है। ये देखिए यहाँ पर मशीन है, ये देखिए कंबाइन मशीन है। किस प्रकार से जो है देखो ये इस फसलों को काट रही है। ठीक है। ये फसलों को काट रही है। उसके बाद में अब फसल कट चुकी है दोस्तों। अब देखिए फसल, मान लीजिए कि फसल कट चुकी है, अब उसको जो है अलग किया जाता है। तो अलग करने की विधि को बोलते हैं विनोइंग। ठीक है। देखिए विनोइंग बोलते हैं। उसके बाद में दोस्तों फसल कटने के बाद, अब देखिए यहाँ पर आपको कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ। 3-4 महीने के कठोर परिश्रम के बाद कटाई की समय आता है। स्वर्णिम दानों से भरी खड़ी फसल किसानों के हृदय में उल्लास एवं अच्छे समय का भाव संचालित करती है, क्योंकि किसान बेचारे ने साल भर मेहनत की है एक फसल को उगाने के लिए, जो है उसने साल भर मेहनत की है। अब जब वो फसल को देखता है कि उसकी असल फसल बिल्कुल अच्छी तरह से लहलहा रही है तो उसको बहुत मन खुश हो जाता है। ये समय थोड़ा आराम करने का होता है, क्योंकि बेचारा किसान साल भर खेतों के अंदर लगा रहता है, कभी बीज बो रहा है, कभी सिंचाई कर रहा है, कभी कटाई कर रहा है, कभी निराई कर रहा है, कभी उसके अंदर कीटनाशकों का छिड़काव कर रहा है। तो पूरे साल भर बेचारा उसके अंदर फंसा रहता है। ठीक है। लेकिन जब फसल कटाई का समय आता है तो उसको आराम का समय मिल जाता है, ऋतु के प्रयत्न फसल मिलता है। इसलिए भारत के सभी भागों में कटाई का समय हर्षोल्लास एवं खुशी का होता है। पुरुष एवं महिलाएं सभी मिलकर के इस पर्व को मनाते हैं। कटाई के ऋतु के समय कुछ विशेष पर्व जैसे पोंगल अलग अलग राज्यों के अंदर, बैसाखी आपको पंजाब के अंदर, होली, उसके बाद में दिवाली, नबान्या एवं बिहू जुड़े होते हैं। ये सारे कौन से पर्व हैं दोस्तों? कटाई के पर्व हैं। ठीक है। जब फसल कटती है उसके बाद में इस पर्व को मनाया जाता है। अब आएगा फसल का भंडारण। अब फसल कट चुकी है, मान लीजिए कि फसल कट चुकी है। अब फसल को क्या क्या करना है, उसको एक जगह इकट्ठित करना है, उसको सुरक्षित करना है कि कहीं पता चला कि गेहूँ चूहे वगैरह ना खराब कर दें। ठीक है। उत्पादन का भंडारण एक महत्वपूर्ण कार्य है। यदि फसल के दानों को अधिक समय तक रखना हो तो उन्हें नमी, कीट, चूहों एवं सूक्ष्म जीवों से सुरक्षित रखना होगा। ताज़ा फसल में नमी की मात्रा अधिक होती है। यदि फसल के दानों को सुखाए बिना भंडारित किया गया तो उनके खराब होने की संभावना अधिक होती है। जीवों अथवा आक्रमण से वे अंकुरित के लिए अनुपयोगी हो जाते हैं। ठीक है। भंडारण से पहले दानों को धूप में सुखाना पड़ता है। ठीक है। हाँ, नहीं तो पता चला कि हम लोग पूरे साल भर मेहनत की और यहाँ पर अच्छी तरह से नहीं कर पाए तो पूरी फसल हमारी क्या हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगी। ये देखिए, इसलिए सरकार जो होती है बनाती है अनाज भंडारण। यहाँ पर एफसीआई जिसको बोलते हैं फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इसके अंदर जो है किसानों के अनाजों को क्या किया जाता है, ये बड़े बड़े ड्राम से दिख रहे हैं ना आपको, इसके अंदर किसानों के अनाजों को सुरक्षित किया जाता है। ठीक है। ये सारी चीज़ें होगी दोस्तों। तो इस प्रकार से जो एक फसल को क्या किया जाता है, तैयार किया जाता है। ठीक है। ये था। तो मैंने आप लोगों को इसके अंदर क्या क्या बता दिया, मैंने आप लोगों को इसके अंदर बताया कि कृषि पद्धतियाँ कौन कौन सी हैं। ठीक है। कृषि पद्धतियों के अंदर हमने किस सारी चीज़ों को समझा। पशुपालन का मतलब क्या होता है, जब आप पशुओं का पालन करते हैं ना, जिसके अंदर गाय, भैंस, सूअर, कोई भी पशु आता है तो उसको बोलते हैं पशुपालन। उसके बाद में मैंने फसल समझा दिया आप लोगों को, उर्वरक बताया बढ़िया से, भंडार गृह क्या होता है, कटाई क्या होता है, सिंचाई क्या होता है, खरीफ क्या होता है, खाद क्या होता है, हल क्या होता है। उसके बाद में मैंने आप लोग को बताया दोस्तों, उसके बाद में मैंने आप लोगों को बताया हल क्या होता है, रबी फसल किसे बोलते हैं, बीज किसे बोलते हैं, साइलो किसे बोलते हैं, बुआई, भंडारण, थ्रेसिंग, खरपतवार नाशी, ये तमाम चीज़ों का हम लोगों ने जो है अध्ययन किया है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है। इस पर एक और वीडियो बनाऊंगा क्वेश्चन आंसर वाली, इसके प्रश्नों को भी डिस्कस करेंगे। तो ये था आपका चैप्टर। क्या था दोस्तों आपका चैप्टर था आपका फसल उत्पादन, कि फसल का उत्पादन कैसे किया जाता है और उसका प्रबंधन कैसे किया जाता है। कक्षा 8 विज्ञान का पहला चैप्टर दोस्तों। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आई हो तो मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है NCERT, उसको सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को सेंड कीजिए ताकि आप लोग को हेल्प मिल सके। ठीक है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को चैप्टर बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। तो जय हिंद, जय भारत, अपना ध्यान रखिए।